तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम इलेक्शन कमीशन से। जब मैं समझा रहा हूँगा तो जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अलग से इसके नोट जो है वो बनवाने हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आपका इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 324 जो है 324 ये बात करता है कि देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो ऑटोनमस मैनर से जो इलेक्शंस ऑफ द इलेक्शंस जो होंगे इंडिया में वो कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कहां पे कर दी जाती है? आर्टिकल 324 में। ठीक है, इसी के साथ आर्टिकल 324 क्लॉज 1 जो है वो ये बात कहता है कि स्टेट्स दैट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, कि जब इलेक्टोरल रूल्स जो है वो बनेंगे, इलेक्टोरल रूल्स, उस टाइम पे उनकी सुपरिटेंडेंस जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुपरिटेंडेंस की जाएगी। डायरेक्शन जो है वो इनके द्वारा दी जाएगी, यही डायरेक्ट करेंगे कि किस तरीके से इलेक्टोरल रूल जो है वो बनने चाहिए। और उसी के साथ साथ कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन, कंट्रोल इसका सारा जो है वो आपका इलेक्टोरल रूल्स जब बनेंगे तो उसका सारा कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है वो होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ इसी आर्टिकल के तहत ये भी कहा गया है कि ये सारी चीजों के दौरान, ठीक है, ये सारी चीजों के दौरान जो आपका ये जो होगा इलेक्शन कमीशन जो होगा वो और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वो इसी के साथ साथ एक तो इलेक्टोरल रोल जो है वो तो उसको प्रिपेयर करने ही करने हैं, उसी के साथ साथ इलेक्टोरल रोल्स के बाद प्रिपेयर होने के बाद उसका काम होगा सुपरिटेंडेंस का, दोबारा से सुपरिटेंडेंस का, प्लस डायरेक्शन प्लस कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, कि जब पहले तो इलेक्टोरल रूल जो है वो प्रिपेयर कर दिए, जब प्रिपेयर किए तब भी उन्होंने सुपरिटेंडेंस की डायरेक्शन दी और कंट्रोल लिया अपने हाथ में। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए उसकी भी सुपरिटेंडेंस इलेक्शन कमीशन देखेगा, डायरेक्शन जो होगी इलेक्शन कमीशन देगा, जो इलेक्शन कमीशन बोलेगा वही होगा। ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि सब कुछ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एक स्टेट से जो आपके ये जो होते हैं आईपीएस आईएएस जो होते हैं उनको कई बार उठा के दूसरी स्टेट में ला दिया जाता है और जैसे इलेक्शंस खत्म होते हैं तो वापस से उनको रीइंस्टेट कर दिया जाता है। तो ये सारी पावर्स होती हैं ये इलेक्शन कमीशन के पास होती हैं। ठीक है, तो ये सारी उनकी कंट्रोलिंग की पावर हो गई, ठीक है, या कंडक्ट ऑफ इलेक्शन की पावर होगी, ये सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। कौन से आर्टिकल के थ्रू उनको दी हुई है? आर्टिकल 324 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, अब किस किस के इलेक्शन जो है वो देखे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपके लोकसभा के इलेक्शन जो है वो देखे जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होंगे वो देखे जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होंगे वो देखे जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन जो है वो देखे जाएंगे, राज्यसभा के इलेक्शंस देखे जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन जो है ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल इसी के तहत, ये बेसिकली जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये पार्ट 15 है, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आता है। ठीक है, तो ये इसका और क्या क्या काम होगा, एक इसमें आता है आर्टिकल 325। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 325 जो है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, रेस और सेक्स। ठीक है, तो इन बेसिस के ऊपर किसी के साथ भी वो जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जा सकती। ये चीज जो थी ये मैंने आपको उसमें भी लिखवाई थी जब हम प्रीएम्बल कर रहे थे, सॉरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो वहां पे ये चीज जो थी आर्टिकल 325 ये मैंने आपको वहां पे लिखवाया था। उसी के साथ इसमें आता है आर्टिकल 326।
ठीक है। आर्टिकल 325 जो है वो ये चीज कह रहा था कि कोई भी पर्सन जो है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल रोल से, कि उसको इलेक्टोरल रोल्स में जगह जो है वो इस वजह से ना दी जाए कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करता है या पर्टिकुलर सेक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, कि किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो आपको इलेक्टोरल रोल्स में नहीं रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। एक इसमें दिया है आपका आर्टिकल 325 में। देन आता है आपका आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 जो है वो ये इस चीज की बात करता है कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे या फिर आपके इलेक्शंस होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे होंगे? एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे। ठीक है, कि हर एक इंसान जिसकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है वो वोट जो है उसको वोट देने का अधिकार जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है ये आपका आर्टिकल 326 जो है ये कहता है, ये सारा आपका इलेक्शन कमीशन के तहत ही कवर होता है, क्योंकि ये सारा जो है ये आपका पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो ऐसा रूल बनाए, ऐसे रूल जो है वो बनाए ताकि इंडिया में सही तरीके से इलेक्शन जो है वो हो सके। ठीक है, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951 का, तो ये दो एक्ट जो है उन्होंने बनाए हुए हैं। एक एक्ट में उन्होंने बात की है कि इलेक्टोरल जो लोग जो है वोट देने जा रहे हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, और दूसरा जो आपका आरपीए एक्ट है 1951 का ही, उसमें ये चीजें जो है वो दी गई है कि जो आपके जो लोग जो है इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं उनको किन किन चीजों का पालन जो है वो करना होगा। जैसे कि इसमें रूल्स में ये दिया जाता है कि अगर किसी भी आपके उसके जो आपके ये मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं या इलेक्शंस में खड़े हो रहे होते हैं तो उनको जो है उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस जो है अगर कोई दर्ज हुआ है तो जहां जहां पे वो अपना प्रमोशन करेंगे, अपने बैनर्स वगैरह लगाएंगे, तो उनको बैनर्स के साथ अपना ये जो है ये मेंशन करना होगा कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अगेंस्ट ये वाले क्रिमिनल चार्जेस जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो सबको जो है मेंशन करना होता है। हाँ, वो ये करते हैं कि नीचे थोड़ा सा स्टार मार्क करके छोटे छोटे वर्ड्स में वो चीज जो है वो लिख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें ये काम जो है ये करना होगा। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किसको दी हुई है? इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, तो अगर कोई जो आपका नेता जो है अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके बैनर जो है इलेक्शन कमीशन उतरवा देता है और उनको बोला जाता है, डायरेक्शन दी जाती है कि नया बैनर लगाओ और उस पे ये सारी चीजें जो है ये मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी पावर्स आती हैं आपके आर्टिकल 327 के तहत। देन आता है आपका आर्टिकल 328। आर्टिकल 327 जो है वो क्या बात कर रहा था कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो कोई भी ऐसा लॉ जो है वो बना सकता है जिससे ऑल ओवर इंडिया में जो है इलेक्शन जो है वो सही तरीके से हो सके। ठीक है, आर्टिकल 328 क्या कहता है कि अगर स्टेट्स अगर चाहें तो वो अपनी स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए कोई लॉ जो है वो बना सकती है। ठीक है, लेकिन आज तक किसी भी स्टेट ने ऐसा लॉ जो है वो नहीं बनाया। हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट्स को पावर जो है वो प्रोवाइड करवाता है अंडर आर्टिकल 328। ठीक है, देन आता है आपका आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 जो है वो ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, कि जो आपके कोर्ट्स जो होंगे वो इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट था। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट था, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट जेड। ठीक है, वो उसने क्या किया कि जब आपके ये कैंडिडेट्स जब इनको इलेक्शन में खड़ा होना होता है ना, तब ये अपने पूरे कागज वगैरह लेके तो उनके पास जाते हैं। आपके इलेक्शन कमीशन ने जो भी बंदा वहां पे अपॉइंट किया होता है, बेसिकली जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको वो अपॉइंट किया होता है, वो जनरली आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जब इन आईएएस ऑफिसर्स को इलेक्शन कमिश्नर जो है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अपॉइंट कर देता है, उस टाइम पे ये अपनी आईएएस की ड्यूटीज जो है वो नहीं निभा रहे होते। ठीक है, तो उस टाइम पे ये वो ड्यूटीज निभा रहे होते हैं विच वर कॉन्फर्ड टू देम बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि जो ड्यूटीज इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है ये उस टाइम पे वो ड्यूटीज जो है वो निभा रहे होते हैं। ठीक है, अब जो जितने भी आपके ये जो होते हैं जब इलेक्शंस आएंगे ना तब नोट करना
कि बहुत से ना ये पोस्ट वगैरह बनते हैं कि जो आप देखते हो कि प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का, वो अपने कागज लेके एक आईएएस ऑफिसर के सामने बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है वो खड़ा होता है, ठीक है। तो वहां पे ये जो मीम्स वगैरह कह सकते हो या अदर पोस्ट वगैरह कह सकते हो, वो ये बनते हैं कि आईएएस इस वजह से बनना है ताकि एक दिन जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने फाइल्स लेके जो है वो खड़ा हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आईएएस को इतनी पावर्स जो है वो दे देता है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो आपके सामने रिस्पेक्टफुली जो है वो खड़ा होता है, ठीक है। अब ये चाहे तो, ठीक है, अब ये उनकी फाइल्स वगैरह जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर होता है कि उस बंदे को जो है इलेक्शन लड़ने देना है या फिर नहीं देना। अगर उनकी फाइल में कुछ भी गड़बड़ होगी, ठीक है, कुछ गलत जो है उन्होंने मेंशन कर दिया होगा या कोई भी गड़बड़ होगी, तो ये चाहे तो उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इनको इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, जेड कैंडिडेट को वो जो है अपनी पूरी बात कहने का मौका जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पावर्स होती हैं आपकी आर्टिकल 329 के तहत जो दी गई होती हैं आईएएस ऑफिसर्स को, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोहिबिट करता है कि इसमें कोर्ट्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इस जेड कैंडिडेट का कैंडिडेचर जो था उसको कैंसिल कर दिया। अब ये कैंडिडेट कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। ये कैंडिडेट कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि हम इलेक्शन कमीशन जो था उसने मेरा कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया, तो मुझे इसके लिए इंसाफ चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि ये कंप्लीट पावर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, इसका फाइनल डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो जो उनका डिसीजन होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से कोई भी बेफालतू का रीजन जो है वो दे दे। रीजन जो है वो वैलिड रीजन होना चाहिए आपके कैंडिडेचर के कैंसिल होने का, ठीक है। जैसे ये जो था आपका एक बीएसएफ का जवान था, वो जो है इलेक्शन लड़ने आया था इसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ, ठीक है। 2019 की बात है आई थिंक, ठीक है, 19 या 18 की होगी, जब भी इलेक्शंस हुए थे उस टाइम की बात है। तो हुआ क्या कि उसके कागज जो थे वो पूरे नहीं थे, ठीक है। आई थिंक उसको परमिशन जो है वो पहले अपने वहां से परमिशन लेनी थी, उसको अपने जो बीएसएफ के जो उनके वो होते हैं सुपरिटेंडेंट होते हैं वहां से उसको जो है परमिशन लेनी थी, लेकिन उसने कोई परमिशन वगैरह जो है वो नहीं ली थी। उसके अलावा उसके जो कागज जो थे अदरवाइज भी कुछ और गड़बड़ थी, 2-3 गड़बड़ थी उसके कागजों में। तो उन्होंने क्या किया, इसका कैंडिडेचर जो था वो कैंसिल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब ये पहुंच गया यहाँ पे कोर्ट में, ठीक है, क्या कहते हैं वहां के इलाहाबाद कोर्ट में, आई थिंक हाई कोर्ट यूपी का, वहां पहुंच गया। तो वहां पे जाके उसने ये बोला कि मेरे को ऐसे जो है इन्होंने मतलब मोदी की मिली भगत की वजह से, तो इस वजह से क्योंकि मैं जीत ना जाऊं मोदी के अगेंस्ट, तो इस वजह से मेरा कैंडिडेचर जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि देखो सारी आपकी वो जो है इसमें सारी जो जुडिसडिक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, ठीक है। कोर्ट की इसमें कोई भी जुडिसडिक्शन जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 329 जो है वो कोर्ट को यहाँ पे प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 329। देन उसके बाद आपकी आती है कि इसकी कॉम्पोजिशन की किस तरीके से कितने मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन में होंगे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉम्पोजिशन में एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, प्लस साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है वो होते हैं, ठीक है। तो एक पहले जो होता था जब क्या कहते हैं स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हुआ करता था और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नहीं हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये जो है आपकी एक अमेंडमेंट जो है वो लाई गई और उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब कोई भी चीज जो है उसके ऊपर जो फैसला जो है वो मेजॉरिटी से सुनाया जाता है, ठीक है, कि 2:1 की मेजॉरिटी जो है अगर उसमें जो आ जाती है तो वो बात जो है वो मान ली जाएगी, अगर इन तीनों के बीच में कोई कंसेंसस जो है वो हो जाता है, ठीक है। वो किस तरीके से, अब इसमें ये नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा उसकी पावर जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगी, नहीं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो अगर वो चाहता है कि कोई पर्टिकुलर चीज के लिए वो फेवर में है लेकिन आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसके फेवर में नहीं है, तो फैसला वही होगा जो 2 इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है, ठीक है। तो 2:1 की रेशियो के साथ जो है मतलब जो मेजॉरिटी होगी वही फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है
इसमें आपकी आती है। और उसी के साथ साथ इनके टेन्योर जो रखा गया है वो रखा गया है 6 साल का प्लस 65 एज, ठीक है, कि 6 साल प्लस 65 एज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो जो भी पहले आएगा, मान लो किसी पर्टिकुलर इंसान की एज जो थी वो 62 थी, ठीक है, उस टाइम पे उसको क्या लगा दिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लगा दिया गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रहेगा। जैसे ही वो 65 जो है वो रीच कर जाएगा, जो भी इन दोनों में से पहले रीच कर जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, या रिटायर कर दिया जाएगा, रिमूव नहीं रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये 65 रीच करेगा तो इसको इसके ऑफिस जो है उससे रिटायर कर दिया जाएगा। एक और चीज यहाँ पे, अगर कोई बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पहले, ठीक है, तो उसको वो दोबारा ऑफिस के लिए अप्लाई जो है वो नहीं कर सकता, एक ही बार वो ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम गोज फॉर योर इलेक्शन कमिश्नर्स। आपके जो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो दोबारा से इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब मुझे देख लेने दो इसमें कुछ छूटा तो नहीं है आपका। ट्रांसफर से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, वो सुन लो, थोड़ा सा इसको आपको टॉपिक थोड़ा याद रह जाए, क्योंकि कोई इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आपको इससे रिलेटेड जो है वो याद रह जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सारी पावर जो होती है वो किसके पास चली जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और जो ये आपके ये होते हैं आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं या आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी वो ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं। तो 2019 जब भी इसके इलेक्शंस हुए थे, 18-19 जब भी हुए थे, ईयर मुझे याद नहीं है फिलहाल, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक पंजाब का आईपीएस ऑफिसर था, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर था पंजाब का, उसको क्या किया गया ट्रांसफर। आपने न्यूज पे भी सुना होगा, अगर आप न्यूज देखते हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसको ट्रांसफर कर दिया गया तमिलनाडु में, ठीक है। अब तमिलनाडु में उसने क्या किया, दिन में उसने ड्यूटी की, रात में उसने क्या किया कि ये पंजाब का बंदा था, उसने वहां पे जाके पंजाब वाला माहौल जो है वो बना दिया, ठीक है। तो रात में उसने दारू वगैरह पी ली, ठीक है, ये न्यूज में रही थी काफी टाइम, आपको याद होगी अगर तो इसने रात को इसने दारू वगैरह जो है वो पी ली, तो उसके गाने लगा लिए होंगे उन्होंने मूसे वाले के, ठीक है। और इस बंदे ने क्या किया, वहां पे जाके तमिलनाडु में जाके फायर जो है वो कर दिए, 2-3 फायर जो है इसने कर दिए। अब इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो लिया गया, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया कि आपको जो है इसको बुलाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत, इंडिया के सामने इसको पेश किया गया, ठीक है। अब टेक्निकली ये था आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी इसके ट्रिब्यूनल्स में जो हमने की है, ठीक है, कैट में, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये कौन सी ड्यूटीज जो परफॉर्म कर रहा था, जो ड्यूटीज इसको दी गई थी कॉन्फर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड जो है वो किया गया और इसको बोला गया कि वापस आप जो है पंजाब आओ, और वहां पे आके इसको सस्पेंड जो है वो किया गया और वहां पे इसकी जगह जो है किसी और ऑफिसर को लगाया गया, ठीक है। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर जो है उस टाइम पे जब इलेक्शंस होने होते हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावर जो है ये होल्ड कर रहे होते हैं आपके इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो यही था हमारा इलेक्शन कमीशन। मुझे चेक कर लेने दो कुछ, हाँ यस छूटा है कुछ। तो ये सारा हो गया आपका इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब वोटिंग देखते हैं किस तरीके से होती है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस आएंगे ना ये चीजें जो होंगी ये आपकी न्यूज में होंगी और अगर आपने यहां पे नहीं समझी होंगी तो कंफ्यूज होते रहोगे। वैसे ये पार्ट होती है आपकी गवर्नेंस का, लेकिन यहीं पे करवा रहा हूं मैं, गवर्नेंस में दोबारा कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्शन कमिश्नर। तो हर स्टेट में आपका स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी होगा। उसके अलावा एक चीज हो, इसको रिमूव जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो जब हम पंचायती राज वाली क्लास जो है वो कर रहे थे तब मैंने आपको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में करवाया था, ठीक है। तो मैंने उसके रिमूवल में आपको क्या बताया था कि ही विल बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और मैंने आपको क्वेश्चन बता के भी बताया था कि इस तरीके से जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये था आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो ये दो इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है, इनके रिमूवल का प्रोसीजर वो किस तरीके से, ठीक है। इन दोनों के रिमूवल का प्रोसीजर अलग है, इसके रिमूवल का प्रोसीजर अलग है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। पहले इसका समझो, इसको किस तरीके से रिमूव किया जा रहा था, इन द मैनर ऑफ एज द मैनर द जज ऑफ हाई कोर्ट इज रिमूव्ड, ठीक है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। एक बात, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये कह दे प्रेसिडेंट को कि ये बंदे जो है अपने फंक्शन जो है वो तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, इस वजह से इनको रिमूव कर दिया जाए, देन प्रेसिडेंट जो होंगे वो इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनके रिमूवल का प्रोसीजर। अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज जो है जो आपकी न्यूज में रहती है उनको समझने के लिए। जब भी आपके इलेक्शन जो है वो आएंगे तब ये थोड़ी पोस्ट जो है ये न्यूज में रहेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है। तो जो आपके इलेक्शंस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है, उसको हमने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें बांट दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट होंगे या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से इलेक्टोरल रोल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सारा बताया, इलेक्टोरल रोल जो है किस तरीके से होंगे, आपका ये हो गया जो आपके कैंडिडेट्स जो हैं उनको उनके फॉर्म वगैरह जो है वो जहां पे सब कुछ अपना कैंडिडेचर लेके जो है वो पहुंचेंगे कि हम जो है इलेक्शंस में खड़े होने जा रहे हैं, वो सारा इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो होगा, जिसको कहा जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो वो सारे जो आपके मंत्री वगैरह जो होंगे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अगर इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 पार्टी के लोग जो है वो खड़े हो रहे हैं तो उन तीनों पार्टी के लोग जो होंगे इस रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी फाइल लेके जो है वो खड़े होंगे, ठीक है। तो ये होगा, ये काम होगा उस रिटर्निंग ऑफिसर का इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब इसको हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमृतसर की, ये ऐसा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी अमृतसर की, तो इसका एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ठीक है। तो जब इलेक्शंस होंगे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे इलेक्शंस एक ही जगह पे होंगे, ठीक है। तो इसके अलग अलग बूथ जो है वो बना दिए जाएंगे, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग बूथ जो है ये बना दिए जाएंगे। ऐसे ही यहां पे एक बूथ है, ठीक है। तो इस बूथ का एक आपका ऑफिसर होगा जिसको कहा जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब ये कौन हो सकता है, ये हो सकता है यहां पे रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, आईएएस ऑफिसर, ठीक है, या आईपीएस ऑफिसर, कई बार पीपीएस को भी लगा देते हैं, पीसीएस को भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके यहां पे रिटर्निंग ऑफिसर। यहां पे आते हैं पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो कौन होगा, ये जनरली आपके टीचर्स जो होते हैं उनको लगा दिया जाता है, ठीक है। छोटे मोटे काम जो होते हैं, छोटे मोटे आपके ये सरकारी टीचर हो गए, उनको जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन और ये रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है ये किसको आंसरेबल होता है, ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आंसरेबल। ये जो आपका पीओ जो होता है ये रिटर्निंग ऑफिसर को आंसरेबल होता है, ठीक है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल होगा। जो आपका पीओ होगा जो एक छोटे से बूथ पे जिसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, उस बूथ पे सब कुछ देखना कि कहीं पे जो है क्या कहते हैं वोट जो है सही तरीके से डाली जा रही है, नहीं डाली जा रही, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो गई, ठीक है। अब ये बंदा हर जगह नहीं पहुंच सकता, इस वजह से छोटे छोटे आपके यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हर एक बूथ के लिए वो लगा दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये किसको आंसरेबल होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को। उसी के साथ एक और पोस्ट होती है, वो भी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखती है, वो पोस्ट होती है आपकी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इसका काम क्या होता है कि इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, जो वोटिंग मशीन जो है वो सही जगह सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, वीवीपैट जो है वो सही तरीके से काम जो है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, या इन सभी बूथ्स पे वीवीपैट्स पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है। तो वो सारा देखने का काम जो है, लॉजिस्टिक का काम जो होता है वो सारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होता है, ठीक है। और ये भी डायरेक्टली आंसरेबल होता है आपके इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। ये भी आपका आईएएस ऑफिसर ही होता है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर हो गया, पीसीएस ऑफिसर हो गया, तो ये जो है ये भी आपके सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है इनको लगाया जाता है, लेकिन ये आंसरेबल किसको होता है, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये था सारा आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। यहीं तक था आपकी क्लास आज की। थैंक यू सो मच।